topic we are discussing is cardiomyopathy. What is cardiomyopathy? It is a primary disorder of cardiac muscle. That is, a primary disorder of cardiac muscle means the problem is directly itself in the cardiac muscle. When it comes to the cardiomyopathy, based on the etiology, we have divided the cardiomyopathy into different types. It is just for our convenience. So what happens is कि cardiomyopathy क्यों हुआ? For example, it can be because of some acquired problem. The cardiomyopathy by birth तो नहीं था, लेकिन बाद में acquired problem से हुआ, जैसे कि stress cardiomyopathy. Because stress is not there by birth. Then we can have genetic cardiomyopathy. ये वो cardiomyopathy है जिसके अंदर जो muscles खराब हो रहे हैं वो by birth खराब हो रहे हैं, जैसे कि hypertrophic cardiomyopathy. Then we have the arrhythmogenic right ventricle dysplasia. Then we have the मिक्स्ड कैटेगरी मीन्स कि जो प्रॉब्लम है वो एक्वायर्ड भी हो सकता है और वो जेनेटिक भी हो सकता है. मिक्स के अंदर जो डिजीज आती है सच एज द रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, वी हैव द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी. सो ये वो प्रॉब्लम है जिसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो जेनेटिक भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है. सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी की. Now, what is happening in the stress cardiomyopathies? पहले तो आप मेरे को बताइए, who takes more stress, मेल और फीमेल, कौन ज़्यादा स्ट्रेस लेता है? Yes, no, I am not asking कि किसकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन ज़्यादा लेता है, कौन ज़्यादा स्ट्रेस लेता है? फीमेल. So, female has more prone towards the stress cardiomyopathy. Now, what happens is, जब भी आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, जब भी आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस आता है, the system which is hyperactivated, it is the sympathetic system. तो sympathetic system की एक्टिविटी बढ़ जाती है. There is increase in the sympathetic activity. So अगर मैं आपसे पूछूं आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस कब आया था कॉलेज लाइफ में, तो जनरली जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है कॉलेज लाइफ में अंदर, और नो ऑब्वियसली एग्जाम से नहीं आता, इट इज़ दिल टूटने से आता है. सो स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी इज ऑल्सो रेफर्ड एज द ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम. Also referred as broken heart syndrome. Now let's understand the pathogenesis. Very important. See, female is more taking the stress and that is increasing the more sympathetic activity. जब भी sympathetic activity बढ़ती है उसकी वजह से ज़्यादा norepinephrine और epinephrine circulation में आता है. There is more norepinephrine, epinephrine will come under circulation, and this more norepinephrine, epinephrine is going to work on the beta receptors. Because right now we are talking about the heart, so the beta receptors are there. तो जब भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जब भी हमारे को स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से हमारे हार्ट में बीटा रिसेप्टर्स ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं. नाउ बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, फॉर एग्जांपल हियर इज द ग्रीन कलर, यू कैन सी दीज आर द बीटा रिसेप्टर्स, दीज आर द बीटा रिसेप्टर. एंड इफ यू सी द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस एरिया, यहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट नहीं है. सो what we are trying to discuss here is कि जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन आएगा, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा और इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा. जितने भी बीटा रिसेप्टर्स हैं ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे. बट अगर आप ये वाला एरिया देखो लेफ्ट वेंट्रिकल का, इस वाले एरिया में ऑलमोस्ट कोई भी बीटा रिसेप्टर्स नहीं है. सो दिस पर्टिकुलर एरिया इज द एपाइकल एरिया, द लेफ्ट वेंट्रिकल एपेक्स, द एपिकल एरिया. अब उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो ब्लड को बाहर भेजने की कोशिश करता है एओर्टा के अंदर. नाउ अगर आप आउटफ्लो ट्रैक देखोगे तो आउटफ्लो ट्रैक मतलब कि बाहर जाने का जो रास्ता है वहां पे सबसे ज्यादा बीटा रिसेप्टर्स है, तो वो वाला एरिया भी नैरो हो जाता है. अब क्योंकि बाहर जाने का रास्ता नैरो हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो ब्लड बाहर तो नहीं जा पाता, लेकिन बैक प्रेशर जरूर जनरेट हो जाता है और वो बैक प्रेशर लगता है लेफ्ट वेंट्रिकल एपेक्स एरिया में जो बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था. अब क्योंकि वो वहां पे बैक प्रेशर लगेगा, उसकी वजह से वहां की जो मसल्स है उसके अंदर एबनॉर्मल डायलिटेशन आ जाएगा और वो मसल्स खराब हो जाएगी. तो बेसिकली एपाइकल मसल्स खराब हो जाएगी एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज रेफर्ड एज द स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी. क्योंकि इसके अंदर एपाइकल मसल्स खराब हो रही है तो इसका एक और नाम हो गया अब हमारे लिए, एपाइकल बैलूनिंग सिंड्रोम इज ऑल्सो रेफर्ड एज apical ballooning syndrome. So this is the pathogenesis of the stress cardiomyopathy. When we talk about the clinical features, they will generally give you a middle-aged female
एंड दे विल से दैट उसको एक बहुत ही बैड न्यूज़ दिया गया, से फॉर एग्जांपल उसके हस्बैंड और एल्डर सन का एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और नेबर्स ने आके ये इन्फॉर्मेशन दी. सो देयर वाज अ इमोशनल स्ट्रेस. एक वो ट्रिगर बताएंगे आपको एमसीक्यू के अंदर कि देयर वाज अ इमोशनल स्ट्रेस एंड दैट वाज फॉलोड बाय सीवियर चेस्ट पेन. उसके बाद पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन हुआ, इमोशनल स्ट्रेस फॉलोड बाय सीवियर चेस्ट पेन. अब ये पेशेंट को आपके पास लेके आया गया इमरजेंसी में. द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इन द चेस्ट पेन पेशेंट इज द ईसीजी. सो हमने ईसीजी किया और ईसीजी के अंदर हमारे को एसटी एलिवेशंस देखने को मिल सकते हैं. सो चेस्ट पेन और एसटी एलिवेशन देख के तो ऐसा लग रहा था कि इसको एसटी एलिवेटेड एमआई हो गया है. सो व्हाट वी डिड इज वी चेक द ट्रोपोनिन लेवल्स, और जब इसके हमने ट्रोपोनिन लेवल चेक किए तो ट्रोपोनिन आई के लेवल बढ़े हुए थे, क्योंकि इसमें तो कार्डियक मसल्स खराब हुई है तो कार्डियक एंजाइम्स बाहर आएंगे, वो भी बढ़े हुए थे. देन वी डिड द एंजियोग्राफी थिंकिंग दैट इट माइट बी अ केस ऑफ एसटी एलिवेटेड एमआई. हमने जब इसकी एंजियोग्राफी की तो एंजियोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल आई. देयर वाज नो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, देयर वाज नो एथेरोस्क्लेरोसिस. देन वी वर थिंकिंग दैट वी माइट हैव डन सम मिस्टेक्स, हमने कुछ गलती कर दी, दैट इट इज नॉट अ केस ऑफ एसटी एलिवेटेड एमआई. It may be a case of something else. It may be a case of stress cardiomyopathy. So we did a ventriculogram to see the shape of the left ventricle. जब हमने उसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल का शेप देखा, when we try to see the left ventricle shape, आप देखिए नॉर्मल जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कुछ इस तरीके से दिखता है. दिस इज नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकल शेप. बट हियर यू कैन सी दैट इन स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी एपेक्स एरिया की जो मसल्स है वो आउट पाउचिंग हो गई, तो लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा हो गया. एंड दिस लेफ्ट वेंट्रिकल इज लुकिंग लाइक अ ताकत्सुबो. नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ताकत्सुबो इज, जापान के अंदर ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए कुछ इस तरीके का पॉट यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं ताकत्सुबो. तो इसमें हमारे को स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ताकत्सुबो जैसा दिख रहा है, इसीलिए स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी का एक और नाम हो जाता है ताकत्सुबो कार्डियोमायोपैथी. ताकत्सुबो कार्डियोमायोपैथी. Now comes the treatment. When it comes to treatment, we can't control stress in anyone's life. हम हमारी लाइफ में कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हम क्या बोलेंगे पेशेंट को कि वी कांट कंट्रोल द स्ट्रेस, बट हमें पता है कि स्ट्रेस की वजह से आपके अंदर जो रिसेप्टर ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दैट इज बीटा रिसेप्टर. सो वी आर गोइंग टू गिव अ बीटा ब्लॉकर. वी आर गोइंग टू गिव अ बीटा ब्लॉकर. दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिवर्सिबल कंडीशन. ये जो मसल्स खराब हुए लेफ्ट वेंट्रिकल एपेक्स के, दिस इज काइंड ऑफ अ रिवर्सिबल डैमेज, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. सो इट विल हैव अ रिलेटिवली गुड प्रोग्नोसिस, रिलेटिवली गुड प्रोग्नोसिस. So, stress cardiomyopathy is most of the time it is misdiagnosed as ST elevated MI, and later on we figured out that okay ये ST elevated MI नहीं था, ये तो it was a stress cardiomyopathy. So to diagnose this we have made a criteria that is called as Mayo's criteria. What Mayo's criteria says कि अगर पेशेंट को चेस्ट पेन आ रहा है, चेस्ट पेन था और ईसीजी में ST एलिवेशन आ रहा है, ST एलिवेशन इज देयर, एंजियोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल आ रही है और वेंट्रिकुलोग्राम में लेफ्ट वेंट्रिकल का जो शेप है वो ताकत्सुबो जैसा दिख रहा है, या जो एपेक्स की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, दिस इज विजिबल, देन दिस पर्टिकुलर थिंग इज रेफर्ड एज द स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी. अब देखिए स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी अगर आप रूट पैथोलॉजी में जाते हैं तो आप देखो कि नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन बढ़ने से ये सारी प्रॉब्लम हुई. तो आप ये भी तो कह सकते हैं नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन तो फियोक्रोमोसाइटोमा में भी बढ़ता है, तो उसके अंदर भी ऐसा हो सकता है. यस डेफिनेटली हो सकता है. इसीलिए वो ये बोलते हैं अगर आपको ये सारी चीजें दिख रही है, एसटी एलिवेशन दिख रहा है, एंजियोग्राफी नॉर्मल है, वेंट्रिकुलोग्राम जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का शेप बड़ा सा दिख रहा है और फियोक्रोमोसाइटोमा नहीं है, then it is Takotsubo cardiomyopathy. So that is the Mayo's criteria. Here you can see the Mayo's clinical criteria. The one thing they are saying is there is an involvement of the apex. There is a apical involvement. Second, there is no obstruction in the coronary artery. Third, there is changes in the ECG such as ST elevation, and there is absence of pheochromocytoma. There is no pheochromocytoma, right? Then it is referred as the stress cardiomyopathy, right? Thank you.